आज ये वीडियो जब शूट करना था तो मेरे एडिटर ने मुझे बताया कि आपको शूट के लिए आना है। लेकिन जैसे ही मैं निकल रहा था अपने चैम्बर से, वहाँ एक पेशेंट आए। उन्होंने मुझे बताया कि इसको देखने में दिक्कत थी। हमने आंखों के डॉक्टर को चेक करवाया और आंखों वाले डॉक्टर ने आपके लिए रेफ़र कर दिया है, क्योंकि जब जांच कराई गई एमआरआई की तो वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर निकला। स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सदमे में और शॉक में थे। ब्रेन ट्यूमर सुनने में ही लग रहा है कितना खतरनाक है, और एज ए न्यूरोसर्जन मैं बता सकता हूँ कि वाकई में बहुत सीरियस बीमारी है। ट्यूमर के लिए ऑपरेट करना पड़ेगा बच्चे को, और बाद में हो सकता है रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी देनी पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में, ब्रेन की प्रॉब्लम्स बच्चों में क्या आ सकती है, इसी के ऊपर मैंने सोचा कि आज का वीडियो आप बनाता हूँ और आप सब तक जानकारी पहुँचाता हूँ कि बच्चों में क्या क्या न्यूरोलॉजिकल ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे लक्षण आएंगे ताकि हम जल्दी डायग्नोसिस कर सकें और इलाज जल्दी करा सकें। जो केस के बारे में मैंने बताया, इन्होंने थोड़ा डिले किया क्योंकि आंखों में दिक्कत बच्चा कुछ दिनों से बता रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाल दिया गया क्योंकि अक्सर कई बार बच्चे पढ़ने में मन नहीं है, इस कारण भी बता देते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता, दूर का ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, टीचर क्या समझा रहा है, समझ में नहीं आता। इसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का वीडियो ध्यान से देखिए और शेयर करिए उन लोगों को जो कंसर्न्ड है अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, खासकर न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को लेके। बच्चों में जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स आती है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस। जन्मजात बच्चा जब पैदा हुआ था उसी समय पे बीमारी लेके पैदा हुआ था, उसके ब्रेन में उसी समय दिक्कत थी और बाद में जाके वो सिम्टम्स देने लग गई है। यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं है बच्चा जो पैदा हुआ है नन्हा शिशु उसमें प्रॉब्लम दिख जाएगी। कई बार बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा, उसके बाद प्रॉब्लम आने लग जाती है। कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स जो होती है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस का मतलब ये होता है हमारे ब्रेन में जो नॉर्मल पानी है, जिसे हम CSF कहते हैं, वो वेंट्रिकल्स में होता है। ब्रेन में एक वेंट्रिकल्स, एक कैविटी होती है जिनमें CSF भरा हुआ होता है, सबके होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ केसेस में वो बढ़ने लग जाता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से सिर का साइज बढ़ने लग जाता है और वो बहुत जल्दी नोटिस भी हो जाता है छोटे बच्चों में, क्योंकि हड्डियां जो बोन्स हैं सिर की वो जुड़ी भी नहीं होती हैं एडल्ट्स के मुकाबले, तो वहाँ पे गैप होता है हड्डियों में, जुड़ने के लिए जगह होती है। और जब हाइड्रोसेफेलस की वजह से ब्रेन का साइज बढ़ता है तो सिर का साइज भी बढ़ने लग जाता है। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा सिर का बढ़ता हुआ साइज। क्लिनिकली देखें तो हम हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो हमें नापना होता है। हेड सर्कमफ्रेंस बड़ा इजी सा एक चीज़ है हाइड्रोसेफेलस को रूल आउट करने के लिए। उसमें एक फीता लेते हैं, इंच टेप लेते हैं और माप लेते हैं सिर का इस तरह से, और वहाँ पे देखते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है उसमें आ रहा है या साइज़ बढ़ी हुई तो नहीं है। अगर साइज़ बढ़ी हुई है तो डेफिनेटली हमें आगे जाके कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से। दूसरा इंडिकेशन छोटे बच्चों में, जो 1 साल से कम बच्चे हैं, वहाँ पे तालू होता है जिसे हम साइंटिफिकली एंटीरियर फॉन्टेनली कहते हैं। ये एक स्पेस होता है हड्डियों के बीच में और ब्रेन की जो पल्सेशन है यहाँ पे फील की जा सकती है। और ब्रेन में अगर प्रेशर बढ़ा है हाइड्रोसेफेलस की वजह से तो डेफिनेटली ये तालू में उभार आ जाएगा, ये भरा हुआ लगेगा। दूसरे लक्षण जो हाइड्रोसेफेलस के आते हैं वो आंखों के ऊपर रोशनी जो है वो कम होने लग जाना, सिर दर्द होना। अगर बच्चा बड़ा हो गया है उसके बाद हाइड्रोसेफेलस आ रहा है तो सिर दर्द की कंप्लेंट कर सकता है। आंखों की रोशनी के बारे में मैंने बताया, वो कम हो सकती है। दौरा पड़ सकता है मिर्गी का, उसे कमजोरी आ सकती है, उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो डिले हो सकता है, वो धीरे हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हाइड्रोसेफेलस में आ सकती है। इसके बाद जो दूसरी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एनसेफेलोसील, जो कि नेजल एनसेफेलोसील हो सकता है या फिर ऑक्सीपिटल हो सकता है। एनसेफेलोसील में बच्चा जो होता है जन्मजात ही उसमें ये प्रॉब्लम दिखाई दे जाती है, ये बाद में जाके ज़्यादातर नहीं होती है। तो इस तरह की अपीयरेंस अगर आ रही है पैदा होते ही तो आप समझ लीजिए कि एनसेफेलोसील है और तुरंत इसको न्यूरोसर्जन को दिखाने की ज़रूरत है ताकि ऑपरेशन करके इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके। इसके बाद जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में आ सकती है उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, उसका नाम आपने इंटरनेट पे देखा होगा, ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम इसका पूरा नाम है, और ADHD क्योंकि बहुत कॉमन पॉपुलर टर्म हो गई है आजकल, तो ADHD ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है। इसमें होता क्या है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है। मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में था उस समय जो विकास है ब्रेन का होना चाहिए था फीटस में, जो शिशु अंदर है उसमें, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बच्चे का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रह पा रहा। क्या बिहेवियर प्रॉब्लम आ सकती है?
बच्चा बहुत ज़्यादा गुमसुम रह सकता है, चुप रह सकता है, लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है, भाषा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल उसके कमज़ोर हो सकते हैं, वो आपको बता नहीं पाएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है, और हो सकता है बहुत ज़्यादा क्राई करने लगे उसके लिए। सोशल स्किल डेवलप नहीं हो पाती है, जो उसके हम उम्र बच्चे हैं उनसे आपस में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है, वो सोशली बच्चों से घुल मिल नहीं पाते हैं। इसकी वजह से स्कूल की परफॉर्मेंस भी कम रहती है। तो ये सब अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो डेफिनेटली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट या आपके जो बच्चों के डॉक्टर हैं पेडियाट्रिशियन, उनको कंसल्ट करके पूरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चों में आ सकती है वो है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का सिंपल भाषा में मीनिंग है मिर्गी के जो दौरे आते हैं उसका रोग होना, उसे एपिलेप्सी कहते हैं। जो मिर्गी का दौरा आता है उसे हम सीजर्स या फिट कहते हैं। तो अगर बच्चे में कॉन्जेनाइटली कोई प्रॉब्लम है या जेनेटिक कोई इशू है तो सीजर्स के साथ वो प्रेजेंट कर सकता है। इसके साथ ही अगर ब्रेन में ट्यूमर है या फिर कोई मालफॉर्मेशन कॉन्जेनाइटल है तो उसकी वजह से भी सीजर्स आ सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि बच्चे को एपिलेप्सी है, दौरा पड़ा है, तो पूरा इन्वेस्टिगेशंस MRI ब्रेन और EEG ब्रेन से किया जा सकता है। डायग्नोसिस इन जांचों से हो जाता है और उसके बाद कुछ ब्लड रिपोर्ट से भी हम कर सकते हैं डायग्नोसिस होने के बाद पूरा ट्रीटमेंट अगर अच्छे से लिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से एपिलेप्सी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों में जो ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो केस जिसके बारे में मैंने बच्चे के बारे में बताया, ट्यूमर होना। तो ट्यूमर है, ऐसा नहीं कि कैंसर होगा, ओल्ड एज में कोई कैंसर उनको हो गया इस वजह से ही सिर में कोई गांठ हो जाती है। बच्चों में भी बहुत कॉमन है ब्रेन ट्यूमर होना। इनफैक्ट बच्चों को माना जाता है कि सबसे कॉमनेस्ट एक ग्रुप है जिसमें ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना काफ़ी होती है। यहाँ पे जो ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं वो ग्लायोमा हो सकते हैं, मेडुलोब्लास्टोमा हो सकते हैं, एपेंडाइमोमा हो सकते हैं। ये जो ब्रेन ट्यूमर हैं ये ज़्यादातर प्रेजेंट करते हैं थोड़ा जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 6 साल, 7 साल, 10 साल, इस उम्र में ज़्यादातर ट्यूमर सामने आते हैं। और ज़्यादातर जो लक्षण इन ट्यूमर्स के होते हैं वो सिरदर्द, आंखों की रोशनी से दिखाई नहीं देना आंखों से, हाथ या पैर में कमजोरी आना, आंखों का जो डेविएशन है, भैंगापन जिसे कहते हैं, वो हो सकता है, दौरा आ सकता है मिर्गी का, उसे लर्निंग प्रॉब्लम हो सकती है, पढ़ाई लिखाई में उसे दिक्कत आ सकती है, उसका जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर इस तरह के लक्षण है तो ब्रेन ट्यूमर होने की भी संभावना बनी रहती है। ये सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैंने बताए हैं, जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स बच्चों में आ सकती है, जिसके बारे में मैंने आज बताया है डिटेल में, इन सब के लिए जो टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो MRI ब्रेन होता है। बच्चों में कई बार करवाना मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा MRI मशीन में 25 मिनट 30 मिनट तक सीधा लेटा नहीं रह सकता। कई बार उसे बेहोश करके करवाना पड़ता है या नींद की दवाई देके भी करवा सकते हैं। अगर किसी कारण से MRI नहीं हो सकती तो CT स्कैन करवाया जाता है, जिससे ज़्यादातर केसेस में डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट और EEG एक जांच होती है ब्रेन की। जिस तरह से कार्डिक एक्टिविटी देखने के लिए ECG होता है, ब्रेन एक्टिविटी के लिए EEG की जांच होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ये करवा सकते हैं। इन जांचों से हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या कारण है, और ज़्यादातर केसेस में न्यूरोसर्जन की सलाह बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या किसी सर्जरी से हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आजकल जो एडवांस्ड न्यूरोसर्जिकल टेक्निक्स हैं उनसे बहुत अच्छा कंट्रोल हम प्रॉब्लम पे पा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनसे हम जो भी लक्षण है उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे में तो थोड़ा उसे अर्ली डायग्नोसिस की कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोसिस करेंगे ट्रीटमेंट उतना बेहतर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं, और न्यूरो स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर डिटेल वीडियो हमने इस चैनल पे बनाए हुए हैं, उन्हें भी शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेटिव और अच्छी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। थैंक यू।